हेलो स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा एंड लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने सेकेंड ईयर की बॉटनी स्टार्ट की थी, थर्ड ईयर की बॉटनी स्टार्ट की थी और उसमें आवर्तबीजी वर्गीकी एक परिचय जो था, उसका इंट्रोडक्शन जो था उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें हमने थोड़े से वर्गीकी वगैरह देखी थी, सिस्टमैटिक्स मतलब वर्गीकरण विज्ञान वगैरह कुछ चीजें देखी थी। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे आवर्तबीजी वर्गीकी की शाखाएं। जो वर्गीकी है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उनके बारे में आज क्या करेंगे, हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो भी आवर्तबीजी वर्गीकी है उस वर्गीकी को मतलब उस टैक्सोनॉमी को दो शाखाओं में या दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक चीर सम्मत वर्गीकी, ऐसी वर्गीकी जो पुराने समय से चली आ रही है। ऐसा वर्गीकरण पौधों के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ऐसा वर्गीकरण जो बहुत पहले से चला आ रहा है तो उसको सम्मिलित करेंगे चीर सम्मित वर्गीकी में। ठीक है, और दूसरी जो शाखा है वर्गीकी वो है आधुनिक वर्गीकी। तो यहां पर टैक्सोनॉमी या वर्गीकी को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला चीर सम्मत वर्गीकी और दूसरा आधुनिक वर्गीकी। ठीक है, 19वीं शताब्दी तक 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी तक वर्गीकरण के लिए जिस शाखा का प्रयोग किया जाता था उसे चीर सम्मत वर्गीकी कहते हैं। इस प्रकार की वर्गीकी में पौधों के वर्गीकरण का आधार आकारिकीय लक्षणों को माना जाता था। आधार किसको माना जाता था? आकारिकीय लक्षणों को, कि पौधे के आकारिकीय लक्षण मतलब बाहर के लक्षण देख लिए और उस आधार पर क्या कर दिया, पौधे का वर्गीकरण कर दिया। तो ये शाखा कौन सी कहलाएगी? चीर सम्मत वर्गीकी। जबकि 19वीं शताब्दी के बाद मतलब कौन सी शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में वर्गीकरण के लिए जो शाखा बनाई गई वो थी आधुनिक वर्गीकी। और इस वर्गीकी के अंदर वर्गीकरण का आधार अनेक लक्षणों को बनाया गया, जैसे पुष्प और फलों की प्रकृति के आधार पर बीज के लक्षण ले लिए, उसमें बीज का आकार, बीज का रंग ले लिया हो, या फिर उनके आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर, जातिवृत्तीय लक्षणों के आधार पर, उद्विकास के आधार पर अनेक ऐसे लक्षणों का समावेश आधुनिक वर्गीकी के अंतर्गत किया गया। मतलब इसमें जो लक्षण लिए गए थे वो लक्षण कैसे थे? वो लक्षण एडवांस थे, मतलब इसमें उन्नत लक्षणों का चयन किया गया था। कैसे लक्षण लिए गए? इसमें उन्नत लक्षणों का चयन किया गया। ठीक है, तो चीर सम्मत वर्गीकी का आधार आकारिकीय लक्षण थे, जबकि आधुनिक वर्गीकरण में शेष आकारिकी के अलावा जो भी इंटरनल लक्षण थे, आंतरिक लक्षण जो थे या और कोई लक्षण थे, उन सभी को इसमें क्या किया गया? सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो आधुनिक जो वर्गीकी है उसमें पादपों के वर्गीकरण की तीन प्रावस्थाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। मतलब पादपों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो कितनी प्रावस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है? तीन प्रावस्थाओं के अंतर्गत। पहली प्रावस्था का नाम है संश्लिष्ट प्रावस्था। संश्लिष्ट प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था का नाम है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शीय प्रावस्था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शीय प्रावस्था। और तीसरी का नाम है नूतन वर्गीकी प्रावस्था। तो तीन ऐसी प्रावस्था हैं जिन प्रावस्थाओं में आधुनिक वर्गीकी को क्या किया गया है? अध्ययन किया गया है उसका, या उसको विभाजित किया गया है कि आधुनिक वर्गीकी में जो पादपों का वर्गीकरण किया गया है वो कितनी प्रावस्थाओं के अंतर्गत किया गया है?
तीन प्रावस्थाओं के अंतर्गत, संश्लिष्ट प्रावस्था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शीय प्रावस्था और नूतन वर्गीकी प्रावस्था। तीन प्रावस्थाएं क्या करती हैं ये कि चीड़ समत वर्गीकी में हम क्या कर रहे हैं, आकारिकीय लक्षणों के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। तो जब आकारिकीय लक्षणों के आधार पर पादपों का वर्गीकरण किया गया तो उन पादपों से संबंधित कुछ सूचनाओं का निर्माण हुआ। ये सूचनाएं जो थी, ये सूचनाएं अव्यवस्थित थी, मतलब ये किसी भी क्रम में व्यवस्थित नहीं थी। तो आधुनिक वर्गीकी जो पहली प्रावस्था है, संश्लिष्ट प्रावस्था, वह चीड़ सम्मत वर्गीकी की सूचनाओं को क्या करती है, क्रमबद्ध करती है। ठीक है, तो संश्लिष्ट प्रावस्था में क्या किया जाएगा, चीड़ सम्मत वर्गीकी से जितने भी सूचनाएं प्राप्त होंगी, जितने भी आंकड़े प्राप्त होंगे, उनका यहाँ क्या किया जाएगा, क्रम निर्धारण किया जाएगा, मतलब उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। जब सभी सूचनाएं क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगी तो उनका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सूक्ष्म विश्लेषण, या फिर उनका क्या किया जाएगा, सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा। किसकी सहायता से किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इस कारण इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रावस्था। अब आप कहोगे सूक्ष्म, भाई कोई सूचना है उसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, या सूचना का मतलब ऐसे नहीं कि कागज पे लिख के कुछ दे दिया, कि भाई जैसे चीड़ सम्मत वर्गीकी में आपने आकारिकीय लक्षणों के आधार पर पौधों को अलग अलग कर दिया, तो आपने पौधों के कुछ सैंपल लिए हैं। अब वो सैंपल अव्यवस्थित थे, आपने उन्हें क्या किया, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया, और उन्हीं सैंपलों का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में आप क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो या फिर विश्लेषण कर रहे हो। ठीक है, जब आपने उसका अध्ययन कर लिया, विश्लेषण कर लिया, उसके बाद उन्हें जातिवृत्तीय लक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर, जातिवृत्तीय लक्षणों के आधार पर क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। इस प्रावस्था को कहते हैं नूतन वर्गीकी प्रावस्था। ठीक है, और इन सभी को किसमें सम्मिलित किया जाता है, आधुनिक वर्गीकी में। समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ ली वर्गीकी की शाखाएं। वर्गीकी की शाखाओं को दो भागों में बांटा गया है। 19वीं शताब्दी तक, यानी कि उससे पहले से लेकर के, मतलब बहुत पुराने समय से लेकर के 19वीं शताब्दी तक जो भी पादपों का वर्गीकरण था उसको सम्मिलित किया गया चीड़ सम्मत वर्गीकी में, और उसके बाद 20वीं शताब्दी का जो वर्गीकरण है उसे सम्मिलित किया गया आधुनिक वर्गीकी में। ठीक है, तो चीड़ सम्मत जो वर्गीकी थी उसमें पादपों का जो वर्गीकरण किया गया उसका आधार था आकारिकीय लक्षण, जबकि आधुनिक वर्गीकी जो थी उसमें पादपों का वर्गीकरण उन्नत लक्षणों के आधार पर किया गया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट लक्षण था वो था एक तो डीएनए की संरचना और एक था जातिवृत्तीय लक्षण। इन दोनों को आधार मानकर किसका निर्माण किया गया, आधुनिक वर्गीकी का। अब आधुनिक वर्गीकी में पौधों का वर्गीकरण करने के लिए तीन प्रावस्थाओं का निर्माण किया गया। सबसे पहले किया गया संश्लिष्ट प्रावस्था, फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शीय प्रावस्था, एवं तीसरी नूतन वर्गीकी प्रावस्था। ये काम कैसे कर रही थी कि जो सूचनाएं चीड़ सम्मत वर्गीकी से आ रही थी, सबसे पहले संश्लिष्ट प्रावस्था में उन सूचनाओं को क्या किया गया, क्रमबद्ध, फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शीय प्रावस्था में उसको क्या किया गया, विश्लेषण किया गया, विश्लेषित किया गया, एवं उसका सूक्ष्म रूप से क्या किया गया, अध्ययन। जब सूक्ष्म अध्ययन हो गया, सूक्ष्म रूप से उसका विश्लेषण हो गया, तो उसके आधार पर उन पादप सैंपल जो थे या उनके जो सूचनाएं थी उसके आधार पर जातिवृत्तीय लक्षणों को वो किया गया, संयोजित किया गया, जातीय लक्षणों का क्या किया गया, अध्ययन, और उसके आधार पर पादपों का क्या किया गया, वर्गीकरण। ठीक है, तो ये है आपकी वर्गीकी की शाखाएं। बात समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वर्गीकरण की इकाई। शाखा के बाद फर्स्ट चैप्टर का हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वर्गीकरण की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की इकाइयां, कि जिन भी पादपों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं वो किन किन इकाइयों में करेंगे। ठीक है, तो पादपों के वर्गीकरण के लिए एक सीरीज बनाई गई, क्रम बनाया गया है। वो क्रम क्या है कि सबसे पहले पादपों का वर्गीकरण किस में किया जाएगा, किंगडम में। ठीक है, किंगडम के बाद आएगा डिवीजन। किंगडम को हिंदी में कहते हैं जगत, डिवीजन को हिंदी में कहते हैं
संघ, प्रभाग, सॉरी प्रभाग। यहां पर जो जूलॉजी वाले हैं, जंतु विज्ञान वाले, डिवीजन के स्थान पर फाइलम शब्द का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लास, क्लास मतलब वर्ग, फिर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गण, फिर फैमिली, फैमिली मतलब कुल, फिर जीनस, जीनस मतलब वंश, फिर स्पीसीज, स्पीसीज मतलब जाति। तो ये सारे के सारे क्या है, ये इकाइयां हैं किसकी, वर्गीकरण। सबसे पहले आप जगत में रखोगे, फिर उसका संघ बताओगे, फिर उसका वर्ग, गण, वंश, कुल, वंश, जाति, ये सारा का सारा आप उसका क्या बताओगे, पूरा का पूरा एक वर्गीकरण करोगे इस आधार पर। ये वर्गीकरण का क्या है, एक सीक्वेंस है कि आप वर्गीकरण किस आधार पर करोगे। सबसे पहले उसका जगत लिखोगे, फिर प्रभाग लिखोगे, वर्ग लिखोगे, गण लिखोगे, कुल लिखोगे, वंश लिखोगे, और फिर उसकी क्या लिखोगे, जाति। ठीक है। इन्हें सम्मिलित रूप से, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, टैक्सा। क्या कहा जाता है, टैक्सा। जबकि अगर इनको अलग अलग देखें तो प्रत्येक को अलग रूप से क्या कहा जाता है, टैक्सोन। ठीक है। इन सबको सम्मिलित रूप से तो टैक्सा कहते हैं, लेकिन अगर अलग अलग देखें कि इसको टैक्सोन कहेंगे, इसको टैक्सोन, 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 और एक साथ क्या बोलेंगे, टैक्सा। ठीक है। ये है आपकी वर्गीकरण की इकाइयां। ठीक। अब हमारे पास दो चीजें और आती हैं, एक आती है वंश की संकल्पना और एक आती है जाति की संकल्पना। तो दो संकल्पनाएं हैं, दोनों संकल्पनाओं का अध्ययन अब हम करते हैं। ठीक है। ये वर्गीकरण की क्या है, इकाइयां हैं, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। यहां पर डिवीजन की जगह जंतु वैज्ञानिक इनका प्रयोग करते हैं, फाइलम शब्द का। ठीक है। जबकि पादप वैज्ञानिक जो है यहां पर डिवीजन शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये क्या है, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की इकाइयां। अब हम बात करते हैं वंश की संकल्पना। वंश की संकल्पना, ये हमारा रहेगा नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वंश की संकल्पना का। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ जीनस, इंग्लिश में कहते हैं इसे कंसेप्ट ऑफ जीनस, वंश की संकल्पना। वंश की संकल्पना क्या है, देखिए अभी जब आपने इकाइयां देखी थी तो सबसे ऊपर किंगडम था, फिर डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। मतलब सबसे नीचे की तरफ एक तो वंश था और वंश से नीचे क्या थी, जाति थी। ये जीनस था, ये स्पीसीज थी। मतलब क्या हुआ इसका, ये क्यों हुआ ऊपर नीचे क्यों है कि समान जातियां अगर किसी जाति के लक्षण में या किसी जाति के आकारिकीय लक्षण में कोई समानता है, या कोई दो अलग अलग जाति के सदस्य आपस में एक साथ रहने लग जाते हैं, उनमें कुछ समानता आ जाती है, तो वो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक वंश का। यानी कि दो समान जातियां आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, एक वंश बनाएंगी। ठीक है। तो वंश की संकल्पना में सबसे पहले क्या हुआ, हमने जाना कि वंश क्या होता है। वंश क्या होता है कि जब दो समान जातियां आपस में मिल जाती हैं, या ये कह दें कि जातियों के आपस में मिलने से, जातियों के समावेश, समावेश का मतलब होता है मिलने से बनी इकाई को, समावेश से बनी वर्गीकरण इकाई को ही हम क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। ठीक है। यह संकल्पना सन 1700 में एक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई, उस वैज्ञानिक का नाम है टर्नफोर्ड। ठीक है। सन 1700 में कौन सा वैज्ञानिक आया, टर्नफोर्ड। टर्नफोर्ड क्या कहते हैं, टर्नफोर्ड कहता है कि किसी भी पादप के वर्गीकरण का जो आधार होगा, वो वर्गीकरण का आधार सिर्फ क्या हो सकता है, या तो वर्गीकरण का आधार वो मानते हैं किसी आकारिकीय लक्षण को या किसी आनुवंशिक लक्षण को। देखिए सुनिएगा होगा क्या,
देखो, टर्नफोर्ड जब 1700 में आया तो उसने वंश की संकल्पना दी और इसी संकल्पना के आधार पर उसने 698 वंशों का क्या किया, निर्धारण किया। पौधों के कितने वंशों का निर्धारण किया, 698 वंशों का क्या किया, निर्धारण किया। ठीक है, और इस वंश वर्गीकरण का या वंश निर्धारण का आधार उन्होंने किसको माना, इस वंश वर्गीकरण का या निर्धारण का आधार माना या तो उन्होंने पुष्प को या फिर फल को। मतलब किसी पौधे में फल एवं पुष्प की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने क्या किया, वंश का क्या किया, वर्गीकरण किया या वंश का क्या किया, निर्धारण। कितने वंशों का निर्धारण किया गया इनके द्वारा, 698 वंशों का निर्धारण। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो वंश शब्द है ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है, टर्नफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, जीनस जो शब्द है, वंश जो शब्द वो किसने दिया है, टर्नफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद वैज्ञानिक आया जिसका नाम है कैरोलस लीनियस। टर्नफोर्ड के बाद वैज्ञानिक आए कौन से, कैरोलस लीनियस। सब जानते हैं द्विनाम पद्धति के जनक भी यही है और वर्गीकरण के, आधुनिक वर्गीकरण के जनक भी कौन है, कैरोलस लीनियस ही है। कैरोलस लीनियस ने क्या किया, वंश का वर्गीकरण किया, वंश का वर्गीकरण किया या वंश का क्या किया, निर्धारण किया। लेकिन आधार किसको बनाया इन्होंने, पुष्पीय लक्षणों को। आधार किसको बनाया इन्होंने, पुष्पीय लक्षणों को। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे वंश के वर्गीकरण का आधार बढ़ता गया, निर्धारण के लिए अलग अलग लक्षणों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। टर्नफोर्ड प्रयोग कर रहे हैं पुष्प एवं फल को, कैरोलस लीनियस प्रयोग कर रहे हैं पुष्पीय लक्षणों को। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है BM जोहरी। ठीक है, कौन है, BM जोहरी। BM जोहरी क्या कहते हैं कि वंश के वर्गीकरण का आधार किस आधार पर बनाया जाना चाहिए, भ्रूण विज्ञान के अध्ययन के आधार पर। यानी कि वंशों का निर्धारण किस आधार पर किया जाना चाहिए, भ्रूण विज्ञान के अध्ययन के आधार पर। ठीक है, टर्नफोर्ड बात करते हैं पुष्प और फल के बारे में, कैरोलस लीनियस बात करता है कि वंश का निर्धारण किस आधार पर किया जाना चाहिए, पुष्पीय लक्षणों के आधार पर। और BM जोहरी क्या कहते हैं, BM जोहरी कहते हैं कि वंश का जो निर्धारण किया जाएगा वो किसके अध्ययन के आधार पर किया जाएगा, भ्रूण विज्ञान के अध्ययन के आधार पर। अगर किसी के भ्रूणीय परिवर्तन की स्थितियां समान हैं तो उसे एक वंश में रखेंगे, और जैसे किसी दो पौधे हैं उनके भ्रूणीय परिवर्तन की स्थितियां अलग अलग है तो उन्हें अलग अलग वंश में रखेंगे। तो BM जोहरी ने अध्ययन का आधार या निर्धारण का आधार किसे माना, भ्रूण विज्ञान के अध्ययन को। और आज टुडे मतलब आज वर्गीकरण का आधार या वंश के निर्धारण का आधार किसे माना जाता है, DNA। आज आनुवंशिकता का युग है और आज के समय में वर्गीकरण का आधार मान लीजिए या वंश के निर्धारण का जो आधार है वो किसे माना जाता है, DNA। ठीक है, तो ये था आपका वंश का निर्धारण। तो वंश का निर्धारण जो था वो प्रारंभ किसने किया, टर्नफोर्ड ने। इसलिए कहा जाता है कि वंश शब्द किसने दिया है, टर्नफोर्ड ने। किसको आधार माना, पुष्प एवं फल की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को। कैरोलस लीनियस ने पुष्पीय लक्षणों का आधार माना वंश के निर्धारण का। BM जोहरी ने भ्रूण विज्ञान का अध्ययन आधार बनाया वंश के निर्धारण का। जबकि आज हम वंश के निर्धारण का आधार किसे मानते हैं, DNA को। मतलब अगर आपको किसी दो जातियों को एक ही वंश में रखना है तो आप किस आधार पर रख सकते हो, DNA में समानता के आधार पर। वंश निर्धारण का मतलब क्या है, यहाँ पर वंश निर्धारण का मतलब है कि आप एक ही वंश में किन किन जातियों को रख रहे हो, किस आधार पर रख रहे हो, ये है निर्धारण के आधार पर। जैसे DNA में समानता है तो एक वंश में आएंगे, DNA में समानता नहीं है तो भाई अलग अलग में रख दो। ठीक है, भ्रूणीय परिवर्तन की प्रावस्थाएं अगर समान है तो एक वंश में आएगा, नहीं है तो अलग अलग में रख दो। पुष्पीय लक्षण अगर समानता दर्शाते हैं तो एक वंश में रख दो, पुष्पीय लक्षण समानता नहीं दर्शाते तो अलग अलग में रख दो।
ठीक है। उसके बाद पुष्प और फल, ये पहले का वर्गीकरण था, तो ये ज्यादा मान्य नहीं है, ये थोड़ी बहुत मान्य है, और आज जो है वो डीएनए के आधार पर वंश का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अब हमारे पास इस चैप्टर में क्या बचा, इस चैप्टर में बचा जाति की संकल्पना, वंश की हमने देख ली। अब हमारे पास बची जाति की संकल्पना, वर्गीकी के सिद्धांत एवं उद्देश्य। कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। क्लियर? चलिए, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, बस एट द टाइम क्लियर होनी चाहिए सारी की सारी चीजें। ठीक है, विदाउट एनी डाउट। चलिए, थैंक यू।